नमस्कार, मेरा नाम कृपा औरंगाजुला है और स्टडी विद कृपा में मैं स्वागत करता हूँ। हम इंडियन पॉलिटी देख रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा है द क्राउन रूल, जो स्टार्ट होता है 1858 और वो एंड होता है 1947 में। द क्राउन रूल में हम उसमें टॉपिक देखते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। उसमें फर्स्ट पॉइंट बताया गया, दिस एक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 को और एक नाम दिया गया है एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड पॉइंट ये बोलता है एंड एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी। क्राउन रूल स्टार्ट होते ही उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया। और थर्ड पॉइंट ट्रांसफ़र द पावर ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरी एंड रेवेन्यू ब्रिटिश क्राउन। इसमें ये कहा गया है उन्होंने पूरा जो पावर था ट्रांसफ़र कर दिया टेरिटरी रेवेन्यू टू द ब्रिटिश क्राउन। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम देखते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जो फीचर्स थे क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट था इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इसमें क्या चेंज हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बनाया गया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब वाइसरॉय वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। वाइसरॉय क्या था, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन का। फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इट एंडेड द डबल गवर्नमेंट सिस्टम बाय अबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसमें क्या एंड होता है, डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट में क्या डबल गवर्नमेंट था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसे अबॉलिश किया जाता है। थर्ड पॉइंट है न्यू ऑफिस वॉज क्रिएटेड, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गिवन कंप्लीट कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव। न्यू ऑफिस क्रिएट किया जाता है, सेक्रेटरी स्टेट वॉज गिवन अ कंप्लीट कंट्रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। फोर्थ पॉइंट, अ 15-member काउंसिल ऑफ इंडियन असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। 15 member काउंसिल किसे दिया जाता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया टू असिस्ट हिम। और द काउंसिल वॉज द एडवाइजरी बॉडी। जो 15 मेंबर की काउंसिल थी वो क्या थी, सिर्फ एडवाइजरी बॉडी थी। किसके लिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए। ओके, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1892 एंड 1909। फीचर ऑफ द एक्ट ऑफ 1861। फीचर ऑफ द एक्ट ऑफ 1861, इसमें फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं वाइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियन एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर। वाइसरॉय क्या करता है, नॉमिनेट करता है सम नॉन ऑफिशियल मेंबर को। सेकेंड पॉइंट इसमें बताया गया इन 1862 लॉर्ड कैनिंग द वाइसरॉय ऑफ इंडिया नॉमिनेट 3 मेंबर टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल was the Raja of Banaras, the Maharaja of Patiala and Sir Dinkan Rao। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या कहा गया था, वाइसरॉय नॉमिनेट करेगा किन्हें, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के लिए। और इन 1862 लॉर्ड कैनिंग किन 3 मेंबर्स को नॉमिनेट करता टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकन राव। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, द डिसेंट्रलाइजेशन वॉज डन बाय प्रोवाइडिंग द पावर टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। इसमें क्या किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन क्रिएट किया। हम क्या देखते हैं पहले पार्ट में, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम कि एक सेंट्रलाइजेशन क्रिएट किया जाता है, पावर सेंट्रलाइजेशन क्रिएट किया गया था बाय रिमूविंग द पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। पर इसमें क्या किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया बाय प्रोवाइडिंग पावर टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। थर्ड पॉइंट, इट also provide for establishment of new legislative council for Bengal, Northwest provinces and Punjab were established in 1862, 1886 and 1987 respectively।
इसमें क्या क्या इस्टेब्लिश किया गया? न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश किया गया। कहाँ के लिए? फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड पंजाब के लिए। अ पोर्टफोलियो सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस फॉर बाय लॉर्ड कैनान इन 1859। अ पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया किसके बदौलत? लॉर्ड कैनान। और कब क्रिएट किया गया ये पोर्टफोलियो सिस्टम? 1859 में। इस पोर्टफोलियो सिस्टम में ये था कि एक काउंसिल मेंबर को एक से ज़्यादा पावर दी जा सकती थी ताकि वो वॉइसरॉय के जगह एक कानून या कोई लागू कर सकता था। फिफ्थ पॉइंट थी वॉइसरॉय कैन इशू ऑर्डिनेंस विदाउट कंसर्न concurrent of the legislative council during the emergency। वॉइसरॉय एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता था विदाउट कंकरेंट, मतलब बिना बातचीत किए लेजिस्लेटिव काउंसिल के बिना, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी के टाइम वो एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता था। और ये ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी कब तक थी? द लाइफ ऑफ सच ऑर्डिनेंस वॉज 6 मंथ। द लाइफ ऑफ सच ऑर्डिनेंस वॉज 6 मंथ। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। फीचर ऑफ द एक्ट ऑफ 1892। अभी तक हमने क्या देखा? फीचर ऑफ एक्ट ऑफ 1861। अब हम देखेंगे द फीचर ऑफ एक्ट ऑफ 1892। It increased in non-official member in central and provisional legislature council but maintained the majority in them। इसमें क्या देखा जा रहा है 1892 में? काउंसिल इट इंक्रीज नॉन ऑफिशियल मेंबर इंक्रीज हो रहे थे किसमें? सेंट्रल में एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। पर इसमें क्या देखा गया? और एक मेंटेन ऑफिशियल मेजॉरिटी इन देम। ऑफिशियल मेजॉरिटी ज़्यादा थी किसके कंपेयर में? नॉन ऑफिशियल मेंबर के कंपेयर में। इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल एंड गेव देम पावर टू डिस्कस द बजट एंड एड्रेस द क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव। इसमें और एक पावर दी गई थी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, और द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये उन्हें एक और पावर देगी कि वो बजट में डिस्कस कर सकते थे और एड्रेस अ क्वेश्चन मीन्स वो क्वेश्चन भी पूछ सकते थे किसे? एग्जीक्यूटिव को। और इसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या है? नॉमिनेट सम नॉन ऑफिशियल मेंबर। नॉमिनेट किस तरह किया जाता था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव को नॉमिनेट, सेंट्रल लेजिस्लेचर काउंसिल को कौन नॉमिनेट करेगा? वॉइस रॉय। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को कौन नॉमिनेट करेगा? गवर्नर। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक और आज का लास्ट टॉपिक है फीचर ऑफ द एक्ट ऑफ 1909। 1909 में क्या हुआ? दिस एक्ट वाज आल्सो नोन एज अ मोरले एंड मिंटो रिफॉर्म। इस एक्ट को क्या नाम दिया गया? मोरले एंड मिंटो रिफॉर्म। लॉर्ड मोरले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। लॉर्ड मोरले क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और लॉर्ड मिंटो क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे। 1909 में लॉर्ड मोरले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और लॉर्ड मिंटो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे। Second point, it increased the size of legislative council. The number of member in central legislative council was 16 to 60 and the number of member in provincial legislative council was not uniform। सेकेंड पॉइंट का ये कहना था कि इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्रीज हुए मेंबर्स, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर थे? 16 से 60 तक। और द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने थे? नॉन यूनिफॉर्म, कोई फिक्स नहीं था। थर्ड पॉइंट, इट एमर्ज द डिलिबरेटिव फंक्शन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द बोथ द लेवल। इसमें एक एनलार्ज डिलिबरेटिव फंक्शन क्रिएट हुआ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ द लेवल मेंटेन करते थे। और फोर्थ पॉइंट है सत्येंद्र प्रसाद became first Indian to join the Viceroy Executive Council। He appointed as a law member। सत्येंद्र प्रसाद क्या थे? फर्स्ट इंडियन ज्वाइन Viceroy
एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वो ज्वाइन किसके पास होते हैं? वॉइस टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास, एंड ही वॉज अपॉइंटेड एज लॉ मेंबर। अपॉइंट किस लिए होते हैं? एज ए लॉ मेंबर के तौर पे अपॉइंट होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव फॉर मुस्लिम बाय एक्सेप्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड। लॉर्ड मिंटो केम टू नोन एज अ फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड। इसमें क्या कहा गया? अ सिस्टम कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव फॉर मुस्लिम मीन्स अगर इलेक्शंस होते थे तो मुस्लिम्स को इलेक्ट करने के लिए एक मुस्लिम वोट ही दे सकता था, एक मुस्लिम को सिर्फ एक मुस्लिम वोट दे सकता था, इसलिए उन्हें क्या कहा गया? सेपरेट इलेक्ट्रोड। और लॉर्ड मिंटो इज केम टू नोन एज अ फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड। लॉर्ड मिंटो को क्या कहा गया? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ like it and please subscribe, and thank you for watching it once again. Have a nice day.